बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम HRCT के केसेस डिस्कस करेंगे जो टोट्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो कल जो क्लास थी उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास सेव नहीं हुई, तो हम जल्दी से गेट थ्रू करेंगे वो पॉइंट जो हमने कल डिस्कस किए थे। बाकी ये डिस्क्लेमर। तो सबसे पहले जब भी हमारे पास HRCT में केसेस लगते हैं तो उसमें हमने पैटर्न्स को रिकग्नाइज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम पैटर्न देखते हैं वो हम देखते हैं रेटिकुलेशंस को। उसके बाद हम देखते हैं नोड्यूल्स। उसके बाद हमारे पास जो केसेस आते हैं वो सिस्टिक चेंजेस होती हैं। मेन चीज़ें चीज़ें जो हैं ये होती हैं। तो अगर हमारे पास स्मूथ किस्म की रेटिकुलेशन है, इंटरलोबुलर सिप्टल थिकनिंग है, यानी हमारे पास जो लंग का बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल होता है। ठीक है? इसकी वॉल में अगर थिकनिंग जो है वो स्मूथ है, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग, तो हमारे पास दो डायग्नोसिस आ जाती है। कौन कौन सी? पल्मोनरी एडिमा, अल्वियुलर प्रोटीनोसिस, और लेस लाइकली लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस। ये जो होती है लेस लाइकली होती है स्मूथ। और हमारे पास अगर कोर्स रेटिकुलेशंस हैं, इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग है जो कोर्स है, तो हमारे पास टॉप पे कौन सी डायग्नोसिस आ जाती है? सार्कॉइड। और सेकंड नंबर पे लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग देखेंगे, उसमें दो चीज़ें, स्मूथ होगी तो पल्मोनरी एडिमा, अल्वियुलर प्रोटीनोसिस, और अगर कोर्स होगी, इरेगुलर होगी, तो हमारे पास आएगी सार्काडोसिस और लिम्फेजियाटिक कार्सिनोमेटोसिस। ठीक है, फिर हम नोड्यूल्स को देखते हैं। जो नोड्यूल्स होते हैं वो या तो कल हमने डिस्कस किया था, या तो सॉलिड होते हैं या ग्राउंड ग्लास होते हैं। सॉलिड और ग्राउंड ग्लास में क्या फ़र्क होता है? जो सॉलिड होती है वो पूरे लंग्स यानी पूरी एरिया को ओपेसिफाई करता है, उसके पीछे आपको कुछ नज़र नहीं आता। ग्राउंड ग्लास में आपको बैकग्राउंड में वेसल्स नज़र आएंगी। तो जैसे कंसोलिडेशन होती है और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी होती है, तो जो कंसोलिडेशन होती है वो बिल्कुल वाइट होती है, और जो हमारे पास ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी होती है वो बैकग्राउंड में हमें वेसल नज़र आ रही होती है। ये बेसिकली फिलिंग ऑफ दी एल्वियोलाई विद सम मटेरियल होती है। ये उसमें पस आ सकती है, वाटर आ सकता है, और उसमें ब्लड आ सकता है। तो जब वो कम्प्लीटली ओपेसिफाई करेगा तो वो कंसोलिडेशन शो करेगा, और जब इनकम्प्लीट करेगा तो ग्राउंड ग्लास शो करेगा। ठीक, तो नोड्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लंग्स को देखना है। ये हमारे पास सपोज करें कि ये एक्सियल सिटी में हमारे पास राउंड सा लंग्स है, और इसका प्लूरा सरफेस अगर इन्वॉल्व है तो हमारे पास या तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन होगी या तो पेरिलिम्फेटिक होगी। अगर प्लूरा स्पेयर है, आपके पास नोड्यूल्स आ रहे हैं विच आर नॉट इन्वॉल्विंग दी प्लूरा, तो दीज विल बी मोस्ट लाइकली सेंट्री लोब्यूलर। और सेंट्री लोब्यूलर जो हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल जो हमने बनाया था, ये हमारे पास सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल है, उसके सेंटर में इन्वॉल्व है, इधर नोड्यूल्स होते हैं। तो ये किन कंडीशन में हमें सेंट्री लोब्यूलर नोड्यूल्स मिलते हैं? दो कंडीशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर वन इज हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, एंड नंबर टू इज RBILD। स्मोकर है तो RBILD, और अगर उसकी हिस्ट्री है ऑफ पिजन्स, यानी पेट्स रखे हुए हैं, पिजन्स रखे हुए हैं, तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस टॉप पे आएगा। इनमें इस तरह सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स होंगे। ये हो गए। अभी हमने देखा कि सेंट्री लोबुलर में प्लूरा इन्वॉल्व नहीं होती, प्लूरा इन्वॉल्व है, और जो नोड्यूल्स हैं वो अलोंग दी फिशर आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, और इन लिम्फेटिक्स जो उसकी वॉल है, लिम्फेटिक चैनल्स है, उसके अलोंग आपको नजर आ रहे हैं। पहले सेंट्रिक थे जो सेंट्री लोबुलर में थे, जो कि लिम्फेटिक चैनल्स में आते हैं, उनको कहते हैं पेरी लिम्फेटिक। तो पेरी लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन किस किस में होती है? सार्कोइड, सिलिकोसिस, ठीक है, और लिम्फेंजेटिक कार्सिनोमेटोसिस। इसमें हमें पेरी लिम्फेटिक नोड्यूल्स नजर आएंगे। फिर तीसरी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई कि हमें कोई भी उसकी फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रही, सारे के सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं।
तो जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसमें हमारे पास टॉप 3 डिफरेंशियल्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले हमारे पास हमारी सेटिंग में डिसएमिनेटेड टीबी, मिलियरी पैटर्न, नंबर 2 फंगल इन्फेक्शन, एंड नंबर 3 हिमेटोजीनस मेट्स। तो ये हमारे पास एक ओवरव्यू है पूरे हमारी HRCT में हमने कैसे इसको देखना है। फिर सिस्टिक चेंजेस भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया जी एक बैकग्राउंड। इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अभी कि कौन कौन सी डिजीजेस हैं, उनको पहले से शॉर्ट रिवाइज कर देते हैं। चलें आगे जाके कि जो कॉमन डिजीजेस हमारे पास ILD की आती हैं वो वाली हम पहले ही इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कॉमन आपके पास आती हैं कंडीशंस, ये को रेडियोलॉजी में टेबल दिया हुआ है। सबसे पहली जो कंडीशन हमारे पास आती है वो आती है यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसके केसेस हम बाद में देखेंगे, पहले शॉर्टली डिस्कस करते हैं। UIP यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया तब हम लेबल करते हैं जब हमें इसकी कॉज मालूम हो, ठीक है। और इनकी कॉज कॉमनली क्या होती है? कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है, ड्रग टॉक्सिसिटी के साथ इसकी एसोसिएशन होती है, तो तब हम इसको यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया कहते हैं। अगर कॉज नहीं मिल रही तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सारी कंडीशंस। इसमें हमारे पास फाइंडिंग्स क्या होती हैं? अगर ये हमारे पास लंग्स हैं तो इसमें लंग्स के जो ग्रेडियंट होता है इन्वॉल्वमेंट का वो बेजिलर होता है। तो बेजिलर सब प्लूरल रेटिकुलेशंस मिलती हैं, साथ हनी कोमिंग मिलती है। हनी कोमिंग मिल रही है लो लोग में, सब प्लूरल रेटिकुलेशंस मिल रही हैं, तो दिस विल बी ए यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया, इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इफ कॉज इज नॉट फाउंड। सेकेंड कंडीशन इज नॉन स्पेसिफिक इंटरस्टिशियल निमोनिया। इसमें भी बेजिलर ग्रेडियंट होता है, ठीक है, और पेरीब्रोंकियल रेटिकुलेशंस होती हैं, लेकिन इसमें डोमिनेंट जो फाइंडिंग होती है इट इज नॉट हनीकॉम्बिंग बट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी ज्यादा होती है। इसकी एसोसिएशन में स्क्लेरोडर्मा, डर्मोमायोसाइटस, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज और ड्रग टॉक्सिसिटी होती है। एग्जाम में आपको डायलेटेड इसोफेगस दिखाते हैं और साथ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज दिखाते हैं लोअर लोब्स में, विच इज द क्लासिक केस ऑफ अ स्क्लेरोडर्मा विद द NSIP। तो ये वाला केस आपने लाजमी करना। तो ये दूसरी इंटरस्टिशियल इंपॉर्टेंट डिजीज होगी। तीसरी आपके पास लंग्स में पेरिफेरल कंसोलिडेशंस और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ रही हैं, तो दिस विल बी ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, जिसको कूप और बूप भी कहते थे। पेरिफेर पेरी ब्रोंकियल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज या कंसोलिडेशंस, विद टाइम ये अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। फिर हमारे पास स्मोकिंग रिलेटेड 2 डिजीजेस आती हैं, एक को RBILD कहते हैं और एक को DIP कहते हैं। दोनों के जो क्लिनिकली स्मोकर्स होंगे पेशेंट, आपको हिस्ट्री दी होगी या आप हिस्ट्री के साथ को रिलेट करेंगे। और RBILD जो होता है वो ज़्यादातर अपर लोब्स को इन्वॉल्व करता है और उसमें सेंट्री लोबुलर नोड्यूल्स होते हैं जो हमने देखा था। RBILD और हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस दोनों में अपर लोब में ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स हमने देखे थे। इसमें स्मोकिंग हिस्ट्री और अपर लोब में ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स। जो दूसरा है DIP, उसमें लोअर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं और उसमें प्री डोमिनेंट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है, ठीक है। इसमें सब प्लूरल रेटिकुलेशंस और जो है अपना ब्रोंकिक्टेसिस वो कम होगी इसमें। तो दिस विल बी नॉट लाइक NSIP जिसमें आपको ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज के साथ रेटिकुलेशंस और जो है वो ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस भी मिल रही थी। उसके बाद हम आ जाते हैं एक कंडीशन जिसको कहते हैं लिम्फॉइड इंटरस्टिशियल निमोनिया। It is almost always associated with Sjogren syndrome or HIV or COVID or something like that. Most important association is with Sjogren syndrome. उसमें हमें नोड्यूल्स मिलते हैं, सिस्ट मिलती हैं और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलती हैं। फिर हमारे पास आ जाता है डिफ्यूज अल्वियुलर डैमेज। इसमें हमें लोअर लोब में कंसोलिडेशंस, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज ये चीज़ें मिलती हैं, जैसे ARDS की फाइंडिंग्स होती हैं, ठीक। और हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। अभी इसमें हमारे पास क्या मिलता है? हमने नोड्यूल्स में डिस्कस किया था कि सेंट्री लोबुलर नोड्यूल जो होते हैं वो दिस इज द फाइंडिंग ऑफ द सब एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस।
और क्रॉनिक डिजीजेस में, क्रॉनिक कंडीशन में हमें एयर ट्रैपिंग, मोज़ेक एटीन्यूएशन, पेरीब्रोंकियल फाइब्रोसिस मिलती है, और एंड स्टेज में इसमें अपर लोब में हनीकॉम्बिंग भी हो जाती है। तो ये हमने एक रिवीजन कर ली, तो जल्दी जल्दी हम केसेस देखते हैं और इसको हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास अभी केस नंबर 1 आ गया, जल्दी से जाते हैं केस नंबर 1 पे। तो हमने डिस्कस किया था, दिस इज केस नंबर 1। देखें, प्रीडोमिनेंटली लो लोब्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, हनीकॉम्बिंग हो रही है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस हो रही है, ठीक है। साथ कुछ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो है रेटिकुलेशन ज़्यादा है, फाइब्रोसिस का एलिमेंट ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो वो फाइब्रोसिस का एलिमेंट कट ऑफ हो रहा है। तो इसमें देखिए काफ़ी डिमार्केशन आपको मिल जाती है बिटवीन द नॉर्मल लंग एंड द फाइब्रोटिक लंग। इसको कहते हैं स्ट्रेट लाइन साइन, स्ट्रेट लाइन साइन। तो ये हमारे पास आ गई। अगर हमें काज नहीं नोन है तो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अगर ये पेशेंट की कोई एसोसिएशन जैसे एस्बेस्टोसिस के साथ इसकी एसोसिएशन हमें मालूम है, तो दिस इज यूजुअल इंटरस्टिशियल। टिपिकल फाइंडिंग जो होती हैं, रेटिकुलेशंस, हनीकॉम्बिंग और सबप्लूरल बेसल प्रीडोमिनेंट। अगर हनीकॉम्बिंग नहीं मिल रही तो इसको हम कहते हैं इट इज प्रोबेबल, ठीक है। ये 4 लफ्ज यूज करते हैं जब हम एटीएस गाइडलाइंस में इंटरस्टिशियल डिजीज में। ये टिपिकल है, ये प्रोबेबल है। प्रोबेबल में सारी चीजें होंगी लेकिन हनीकॉम्बिंग नहीं होगी। और इनडिटर्मिनेट जो होती है वो वेरी अर्ली फाइब्रोसिस आपको मिल रही है, सब प्लूरल बेसल प्रोमिनेंस, यानी आपके पास लंग्स है तो छोटी छोटी आपको अर्ली सब प्लूरल रेटिकुलेशंस मिल रही है, तो इसको आप इनडिटर्मिनेट देंगे। और अगर आपको अपर लोब या मिड लंग प्रीडोमिनेंट है, पेरीब्रोंकोवेस्कुलर प्रीडोमिनेंट है, ग्राउंड ग्लास प्रीडोमिनेंट है, माइक्रोनोड्यूल्स हैं, नोड्यूल्स कंसोलिडेशंस या सिस्ट हैं, तो देन अल्टरनेटिव डायग्नोसिस आपने सजेस्ट करनी। ये देखें टिपिकल पैटर्न है, बेसिलर हनीकॉम्बिंग रेटिकुलेशंस और ये सारी चीज़ें, एंड एब्सेंस ऑफ अदर फाइंडिंग्स लाइक कोई नोड्यूल्स नहीं है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज नहीं है। ये प्रोबेबल पैटर्न है, इसमें हनीकॉम्बिंग तो नहीं हो रही लेकिन ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस है और रेटिकुलेशंस है और प्रीडोमिनेंटली लोअर लोब में। ये प्रोबेबल है और ये साइंस हैं जो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और इनमें हमने स्ट्रेट एज साइन जो है आपके साथ डिस्कस कर लिया था। ये पेशेंट है एल्बिनो, इसकी देखें थोड़ी जो है आई कलर भी जो है रेडिश सी है। तो ये होता है हरमेंस्की पोडेल सिंड्रोम, जिसमें ओकुलोक्यूटेनिस एल्बिनिज्म होता है, प्लेटलेट डिसफंक्शन होते हैं, और ये एसोसिएटेड होती है विद द यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। केस नंबर 2, बायलैटरल लोअर लोब में अभी देखें प्रीडोमिनेंटली ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं विथ सब प्लूरल स्पेयरिंग, नॉट इन ऑल केसेस, बट इसमें देखें प्लूरा इन्वॉल्व नहीं है, उसमें प्लूरल रेटिकुलेशंस नहीं, इसमें नहीं है। ग्राउंड ग्लास पैची ओपेसिटीज हैं, थोड़ी सी ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस भी है। तो दिस इज द केस ऑफ NSIP। इसमें भी देखें तो प्रीडोमिनेंटली ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, रेटिकुलेशंस, ये इसकी सारी वहाँ इसके साथ आपको डायलेटेड इसोफेगस या स्क्लेरोडर्मा की एसोसिएशन भी दिखा देते हैं, ठीक। दोनों में फर्क देखें, सब प्लूरल स्पेयरिंग, प्रीडोमिनेंट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, प्रीडोमिनेंट हनीकॉम्बिंग, प्लूरा आर नॉट स्पेयर्ड। दिस इज द केस ऑफ यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया। अगेन इसमें सेलुलर टाइप होती है जिसमें प्रीडोमिनेंट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती हैं, और फाइब्रोटिक टाइप होती है जिसमें ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस और फाइब्रोटिक एलिमेंट आ जाते हैं। केस 3 में देखें तो इसमें भी आपके पास ग्राउंड ग्लास पेस्टीज आ रही हैं लेकिन मोज़ेक एटीन्यूएशन है और एरियाज ऑफ एयर ट्रैपिंग है। इधर देखें तो इधर देखें एरियाज ऑफ एयर ट्रैपिंग है। तो दिस इज द केस ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, और इस अपीयरेंस को क्या कहते हैं, स्विस चीज अपीयरेंस, ठीक है। ये हेड चीज या स्विस चीज साइन है जिसमें एरियाज ऑफ नॉर्मल लंग के साथ लो एटीन्यूएशन यानी एयर ट्रैपिंग हमें नजर आती है। दिस इज सीन इन दी हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। और जैसे जैसे क्रॉनिक गैस आता है तो अपर लोब फाइब्रोसिस भी हो जाती है। तो हमने कल जो क्लास में डिस्कस किया था, अपर लोब फाइब्रोसिस में कौन कौन सी कंडीशंस थी, सिलिकोसिस में हो सकता है, सार्काइडोसिस में हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस क्रॉनिक में हो सकता है। उसके अलावा हमारे पास जो है एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस,
उसमें भी हो सकता है, ठीक है, टीबी में भी हो सकता है। ये क्रोनिक सार्कोइड और क्रोनिक हाइपरसेंसिटिविटी निमोनाइटिस, अपर लोब फाइब्रोसिस एंड अपर लोब ये जो हनीकोमिक। केस 4 में हम आते हैं, तो केस 4 में हमें इल डिफाइंड पैची ओपेसिटीज मिल रही हैं विद इरेगुलर मार्जिन्स इन दी बोथ लंग्स। तो सिर्फ एक्सरे में लेबल करना बहुत मुश्किल है, हिस्ट्री के साथ को रिलेट करेंगे। तो अगर ऐसी हिस्ट्री है कि आप पुराने एक्सरे से कंपेयर करें तो दे आर चेंजिंग देयर पोजीशंस, पहले कहीं और थी अभी कहीं और हो गई हैं, प्रीडोमिनेंटली राइट लंग के मिडल जोन में और अपर जोन में नज़र आ रही हैं, लेफ्ट में भी नज़र आ रही हैं। तो अगर ऐसी माइग्रेटरी कंसोलिडेशंस हैं पेरिफेरल, तो हम ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया को लेबल करेंगे। और इसमें देखें तो हमें मिल रही है कंसोलिडेशंस हैं राइट लंग लोअर लोब में, उसके अलावा पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी हैं और कंसोलिडेशंस भी हैं, तो इनको ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया का ये केस है। इसमें जो एक साइन आपको एग्जाम में शो करते हैं विच इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक फॉर इट बट इट इज़ वेरी वेल आस्क्ड इन एग्जाम, कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी विद सराउंडिंग कंसोलिडेशन, तो इसको कहते हैं रिवर्स हेलो साइन। और इसका जो सेकंड नाम है वो है एटोल साइन। तो एटोल साइन आपको अगर एग्जाम में दिखाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया में दिखाएंगे। नेक्स्ट केस, इसमें आप देखें तो आपको ब्रोंकेक्टिटिक चेंजेस मिल रही हैं इन दी राइट लंग मिडल लोब, इन दी लिंगुला एंड दी बायलैटरल लोअर लोब में आपको, और पेरीब्रोंकियल थिकनिंग भी है। लेकिन हार्ट की ओरिएंटेशन देखें तो नॉर्मल नहीं लग रही। तो बाकी सेक्शन में आप हार्ट का एक्सिस को कंफर्म करें, तो दिस वाज द केस ऑफ अ डेक्स्ट्रोकार्डिया। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया है, साथ आपको मिडल लोब और लोअर लोब में चेंजेस नज़र आ रही हैं ब्रोंकेक्टिटिक। तो दिस इज़ द केस ऑफ द प्राइमरी सीलियरी काइनेसिया या कार्टर जेनर सिंड्रोम। ये आपके एग्जाम में लगाते हैं, मेरे एग्जाम में भी लगाया था। अगेन आपको अपर लोब मिडल लोब में अभी इधर मिल रही हैं ब्रोंकेक्टिटिक चेंजेस, ठीक है, यह ब्रोंकेक्टिटिक चेंजेस हैं predominantly in the upper and middle lobe. So this was the case of a cystic fibrosis, another cause of a bronchiectatic changes. इसमें देखें तो इसमें भी ब्रोंकेक्टिटिक चेंजेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इसमें ट्रेकिया को देखें और ब्रोंकाई को देखें तो वो डायलेटेड है, थिकेंड है और उसकी इरेगुलर वॉल्स हैं। तो इसमें क्या डायग्नोसिस बनेगी? दिस इज द केस ऑफ अ मुनियर कुन्स डिजीज, जो कि कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और एक और कंडीशन होती है विलियम्स कैम्बल, जिसमें 4 to 6 मिड ऑर्डर ब्रोंकियल कार्टिलेज इन्वॉल्व होते हैं, और वो कंजेनिटल भी हो सकते हैं, पोस्ट वायरल भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ट्रैकियल डायलिटेशन होती है और साथ अंदर इरेगुलरिटी होती है। तो अगेन हमारे पास ये ब्रोंकेक्टिटिक चेंजेस है मिडल लोब लिंगुला लोअर लोब में। और जब हमने इसका सीटी एब्डोमेन देखा है तो उसमें आपको फैटी रिप्लेसमेंट नज़र आ रही है एट द हेड ऑफ द पेनक्रियास। अनदर केस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसमें आपको एब्डोमेन में फैटी चेंज दिखाएंगे। तो ब्रोंकेक्टिटिक चेंजेस जब आपको अपर लोब्स में मिले तो थिंक ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस एंड एबीपीए। अगर मिडल लंग में मिले तो एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, जिसको लेडी मैन विंडरमैन सिंड्रोम भी कहते हैं। और लोअर लोब में जब हमें मिले तो क्रॉनिक एस्पायरेशन पोस्ट इन्फेक्शस या इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। और सेंट्रल मोनियर कॉर्न डिजीज, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, और एबीपीए में मिले। और अगर मिड ऑर्डर ब्रोंकाई में तो 4 to 6 ऑर्डर तो विलियम कैम्बल डिजीज। नेक्स्ट आईएलडी के केस हम देखते हैं। तो इसमें देखें अभी ये ट्री इन बर्ड ओपेसिटीज आ गई है। ट्री इन बर्ड ओपेसिटीज हमें डिफरेंट कंडीशन में मिल सकती हैं, नॉट ओनली इन टीबी। कल हमने डिस्कस किया था क्लास में। तो ट्री इन बर्ड कैसे होता है कि एक हमारे पास शाख होती है और उसके साथ ये बडिंग होती है, तो इसी तरह में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जब हमें लोअर लोब में मिलती हैं प्रीडोमिनेंटली और पेशेंट बहुत सिक होता है, तो दैट बहुत सिक पेशेंट है और लोअर लोब में आपको ट्री इन बर्ड इन्फिल्ट्रेट्स मिल रहे हैं, तो दिस इज ड्यू टू द एस्पायरेशन नमूनी। अभी एक और पेशेंट है, इसमें हमें म्यूकस प्लगिंग मिल रही है इधर फिंगर इन ग्लव साइन, और उसके साथ हमें ट्री इन बर्ड ओपेसिटीज मिल रही है, तो दिस इज द एबीपीए। इसमें भी हमें मिल सकती हैं। और फिर इस कंडीशन में लोअर लोब में भी एस्पायरेशन में भी हो सकती है, लेकिन ये ट्यूबरकुलस का पेशेंट था टीबी का, तो टीबी में भी हमें या और वायरल इन्फेक्शन में भी हमें
मिलती है, कुछ माइकोबैक्टीरियम में भी हमें ट्रेन बर्ड इन्फिल्ट्रेट्स मिलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमने वही जो पिछले हमने बात की थी कि सेंट्री लोबुलर अगर प्लूरास्पियर्ड है तो उसमें हमारे पास दो डायग्नोसिस हैं, RBILD HP। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कहा था न्यूमोकोनियोसिस, मिलियरी टीबी, फंगल या हिमेटोजेनस मेट्स, और पेरीलिम्फेटिक में सार्कोइडोसिस या लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस। ये सेम चीज़ें जो हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें देखें सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल है, उसमें अगर सेंटर में आ रहा है तो ये दिस इज द सेंट्री लोब्यूलर, और उसमें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस और RBILD। अगर ट्रीन बर्ड है तो फिर उसमें हमने देख लिया था कि एस्पायरेशन में का एक एग्जांपल देख लिया था, बैक्टीरियल निमोनिया, TB, और उसके अलावा हमने देख लिया था उसमें भी ABPA में भी हमने देख लिया था। ठीक, उसके बाद अगर पेरी लिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखिए सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल के लिम्फेटिक चैनल्स के लॉन्ग, तो दैट विल बी अ सार्कोइडोसिस। इसमें सिलिकोसिस भी हो सकता है, लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस, न्यूमोकोनियोसिस जो है, और हिमेटोजेनस में बिल्कुल ही रैंडम होते हैं। ठीक है, तो उसमें मेट्स आ जाते हैं रैंडम में, और TB और फंगल इन्फेक्शन। अभी यहाँ देखें तो आपको बिल्कुल ब्लैक लाइन नज़र आ रही है और बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहे हैं, तो दैट इज द सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन, प्लूरास आर नॉट इन्वॉल्व, RBILD एंड हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस। ठीक है, और जब प्लूरा हमारे पास इन्वॉल्व, ये हमारे पास आ गई इल डिफाइंड हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, RBILD। अभी ये पेशेंट स्मोकिंग की हिस्ट्री है फॉर लास्ट 2 years, और लो लोब्स या मिडिल लोब में आप देखें तो ग्राउंड ग्लास ओबेसिटीज और रेटिकुलेशंस आ रही हैं। तो दिस इज द केस ऑफ अ स्मोकिंग रिलेटेड ILD, जिससे कहते हैं डिसकोएमेटिव इंटरस्टिशियल निमोनिया। ये मिड और लो लोब प्रीडोमिनेंट होता है, पेरिफ्री में ज़्यादा होते हैं, और इसमें मिनिमल या नो रेटिकुलेशंस होती हैं, ग्राउंड ग्लास ओबेसिटी ज़्यादा होती है। अब ये पेशेंट है, इसमें लिवर हाइपरटेंस नज़र आ रहा है, तो एमियोड्रोन टॉक्सिसिटी हमने देखा था। राइट लोअर लोब में प्लूरल इफ्यूजन है, बायोलेटरल प्लूरल इफ्यूजन भी हैं, कंसोलिडेटिव चेंजेस भी हैं, और साथ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी हैं। तो दिस इज द केस ऑफ ARDS, एंड द कॉज वाज दिस एमियोड्रोन टॉक्सिसिटी की वजह से। लिवर को देखें तो नॉन कॉन्ट्रास्ट पे हाइपरडेंस है, हाइपरडेंस कंसोलिडेशंस हैं, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं, थोड़ी सी ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस भी। अब इसमें देखें तो इसमें जो नोड्यूल्स हैं, दे आर इन्वॉल्विंग द प्लूरा at places, they are merging together to form some mass like and irregular margins. तो इसको कहते हैं गैलेक्सी साइन, एंड गैलेक्सी साइन इज वेरी मच सजेस्टिव ऑफ सार्काइडोसिस। ठीक है, सिलिकोसिस सार्काइडोसिस दोनों में पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, दोनों अपर लोब में होते हैं, लेकिन अगर उसको गैलेक्सी साइन की तरह उसके मार्जिन आपको मिल रहे हैं तो दैट विल सजेस्ट सार्काइडोसिस रादर देन। थोड़ा सा कनेक्शन, हमने सार्कोइड और सिलिकोसिस का डिफरेंशियल डिस्कस किया कि जो सार्कोइड है उसमें गैलेक्सी साइन मिलेगा, इस तरह के स्पेकुलेटेड से मार्जिन मिलेंगे और ये आपस में मर्ज करेंगे। बाकी पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, अपर लोब डिस्ट्रीब्यूशन सिलिकोसिस में भी हो सकती है, सार्काइडोसिस में भी हो सकती है। अगेन आप देखें पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ पूरा इन्वॉल्व है, दिस इज द केस ऑफ द सार्काइडोसिस। तो पेरीडोमिनेंटली नोड्यूलर जो हमारे पास होती है, ये पेरी ब्रोंकियोवैस्कुलर होती है, फिशर के अलोंग होती है, सेंट्री लोबुलर भी हो सकती है, और डिस्क्रीट या एल डिफाइंड भी हो सकती है। तो ये सार्काइडोसिस की जो है पेरी ब्रोंकोवैस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग फिशर्स, सबप्लूरल नोड्यूल्स और नोड्यूलर सेप्टल थिकनिंग। क्रॉनिक सार्कोइड में फिर फाइब्रोटिक चेंजेस आ जाती है, जिसमें रेटिकुलेशंस, ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस, हनीकोमिंग होती है। पेरीलिम्फेटिक पेरी ब्रोंकोवैस्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नोड्यूलर सेप्टल थिकनिंग होगी, और अपर जोन प्रीडोमिनेंट, ये सार्कोइड में होंगे। लेकिन गैलेक्सी साइन हमें सार्कोइड की तरफ लेके जाएगा, सिलिकोसिस में फिर हिस्ट्री होगी ऑफ इनहेलेशन। तो अभी देखें इसी तरह पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि प्लूरा को भी इन्वॉल्व करी और अपर लोब में इन्वॉल्व करी, दिस वाज द डायग्नोज केस ऑफ अ सिलिकोसिस। तो इसमें कौन सी चीज़ है जो सिलिकोसिस को फेवर कर रही है कि दीज आर नॉट फॉर्मिंग द गैलेक्सी साइन। ठीक है, और जब क्रॉनिक सिलिकोसिस होती है तो उसमें देखें मीडिया स्टीनल लिम्फ नोड्स भी कैल्सीफाई करते हैं, कैल्सीफाइड लिम्फ नोड्स। अपर लोब में आपको प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस मिलती है जिसमें कैल्सिफिकेशन हो जाती है,
और बाकी लंग में भी फाइब्रोटिक चेंजेस हैं। तो दिस आर चेंजेस ऑफ क्रोनिक सिलिकोसिस। अब ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड नोड्यूल्स हैं ऑफ वेरिएबल साइजेस, कैनन बॉल मैट्स, दिस इज हेमेटोजेनस मैट्स। इसमें देखें तो इसमें भी रैंडमली आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिल रहे हैं नोड्यूल्स। तो इसमें हमारे पास फंगल और टीबी के दरमियान हम डिफरेंशियल करेंगे, मैट्स भी इसके आएंगे डिफरेंशियल। और न्यूमोकोनियोसिस में भी हमें मिल सकता है, ठीक है। तो नोड्यूल्स हमने देख लिया कि ये तो हमने तकरीबन चीज़ें कर ली हैं कि कैसे कैसे इसको डिफरेंशियल करेंगे नोड्यूल्स को। सिस्टिक चेंजेस में आ जाएं तो बिजार शेप्ड सिस्ट इन मेल पेशेंट्स most likely diagnosis is, and upper lobe predominant most likely diagnosis is, यानी सिस्टिक डिजीज में हमारे पास जो आती है वो LCH है, ठीक है। बिजार शेप्ड सिस्ट, पेशेंट मेल होगा, यंग मेल होगा, ठीक। और अपर लोब में आपको सिस्टिक चेंजेस, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सिस्टिक चेंजेस बड़ी बड़ी सिस्टें मिलें। इसमें आपको अपर लोब में नोड्यूल्स भी मिल रहे हैं इन दी रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ आपको सिस्टिक चेंजेस भी मिल रही हैं, नोड्यूल्स भी हैं, सिस्ट भी है। नोड्यूल सिस्ट अपर लोब मेल पेशेंट, डायग्नोसिस इज लैंगरहैंस एंड हिस्टोसाइटोसिस। अब इसमें देखें तो इसमें बड़ी थिन वॉल्ड और डिफ्यूज किस्म की आपको सिस्टेम मिल रही है, साथ राइट साइड पे आपको न्यूमोथोरैक्स भी मिल रहा है। दिस इज इमरजेंसी, यू विल इन्फॉर्म द फिजिशियन फॉर कि इसको ड्रेन कर, उसको इसको आगे आपने ड्रेन डालना है और ट्यूब, चेस्ट ट्यूब डालनी है बेसिकली। तो ये हमारे पास लैम है, और लैम एसोसिएटेड होता है फीमेल ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज, साथ एसोसिएशन होती है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ, जिसमें रेब्डोमायोमास और बायलैटरल या यूनिलैटरल भी एंजियोमाइलाइपोमास की एसोसिएशन हो सकती है। तो ये बड़ी थिन वॉल्ड सिस्ट होती है, नॉट बिजार शेप्ड। अभी हमें इसमें सिस्ट मिल रही हैं, सम आर इरेगुलर, साथ पैची ग्राउंड ग्लास पेस्टीज हैं, साथ हिस्ट्री दी हुई है HIV की या जॉगरन सिंड्रोम की, मोस्ट कॉमनली जॉगरन सिंड्रोम। तो दिस इज LIP में आपको इस तरह की चेंजेस मिलेंगी। हिस्ट्री विद बी अ बिग क्लू, और इसमें आपको थिक वॉल्ड सिस्टिक एरिया मिल रहा है इन दी राइट लंग अपर लोब। फिर साथ आपको ग्राउंड ग्लास पेस्ट्रीज भी हैं, कंसोलिडेटिव चेंजेस भी हैं। तो डिफरेंशियल्स ऑफ द सिस्टिक थिक वॉल्ड मैस जो है हमारी सेटिंग्स में ट्यूबरकुलोसिस, पोस्ट इन्फेक्शियस फंगल भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इरेगुलर की वजह से ट्यूमर को भी सस्पेक्ट कर सकते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, कैविटी ट्री, लेकिन उसके साथ इस तरह इन्फेक्टिव चेंजेस नहीं होंगे। तो सिस्टिक डिजीजेस हमारे पास एग्जाम में जो लगती है, डिफ्यूज थिन वॉल्ड सिस्ट, लैम, irregular upper lobe cyst nodules in the LCH associated with sarcoid, ground glass opacities, LIP, एमाइलॉइड भी इसकी तरह अपीयर कर सकती है, लाइक LIP, पैरामीडियास्टेनल सिस्ट, लोअर लोब सिस्ट, साथ ऑन्कोसाइटोमास, RCC, बर्ट हॉफ-डिबे सिंड्रोम, HIV के साथ विद लार्ज न्यूमोटोसिल्स, न्यूमोसिस्टाइड, जीरोविसाइड निमोनिया, इरेगुलर सिस्ट, स्मोकर मेल, LCH, पैरामीडियास्टेनल सिस्ट, साथ किडनीज में ऑन्कोसाइटोमा, बर्ट हॉफ-डिबे, स्मूथ डिफ्यूज्ड लैम, जॉगरन सिंड्रोम के साथ LIP, and these are perivascular basically। आगे चलते हैं ग्राउंड ग्लास और कंसोलिडेशन। ग्राउंड ग्लास कंसोलिडेशन हमने कहा था कंप्लीट ओपेसिटी वाइट इज कंसोलिडेशन, ग्राउंड ग्लास इज इन जिसमें आपको वेसल्स नजर आ रही है। दीज आर पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज, हमने कल डिस्कस किया था इसके डिफरेंशियल्स ऑफ द पेरिफेरल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज एंड कंसोलिडेशंस, ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, क्रॉनिक यूसिनोफिलिक नमोनिया, और पल्मोनरी इन्फेक्शन जिसमें वेस्ट शेप्ड ओपेसिटी आपको मिल सकती है। ग्राउंड ग्लास पैटर्न जिन डिजीजेस में होता है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस हमने डिस्कस किया, अपर लोब में होता है सेंट्रिलोब्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन नोड्यूल्स मिल सकते हैं। NSIP lower lobes ground glass opacities, reticulations, fracture, bronchiectasis, DIP
reticulations are less, ground glass opacities are more, smoking history, एटिपिकल नमोनिया और पीसीपी नमोनिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इधर देखें तो आपको इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग भी मिल रही है और साथ ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी मिल रही है। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी विद इंटरलोब्युलर सेप्टल थिकनिंग इज crazy paving, and crazy paving is most commonly seen in the pulmonary edema. In exam it will be shown as alveolar proteinosis। बाकी इसकी ये सारी causes। फिफ्थ केस, इसमें आप देखें आपको इल डिफाइंड सी ग्राउंड ग्लास opacity मिल रही है। इट कैन आल्सो बी फाउंड इन ब्रोंको alveolar कार्सिनोमा। ऐसे केसेस में हम इनको स्मोकिंग की हिस्ट्री या ग्राउंड ग्लास opacity आ रही है, इनको हमने फॉलो अप पे रखना है। Another case, pleural effusion, interlobular septal thickening और interlobular septal thickening small है, smooth है, bilateral है, right में ज़्यादा है। तो this is the case of a pulmonary edema। Reticular pattern में हमने कहा था कि जो smooth interlobular septal thickening है, this is caused in the pulmonary edema and alveolar proteinosis, also in the lymphangitis carcinomatosis and pulmonary hemorrhage। बस top पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से pulmonary edema और pulmonary alveolar proteinosis। एक और केस जिसमें हमें नोडुलर इंटरलोबुलर सेप्टल थिकनिंग मिल रही है, थोड़ी सी राइट साइड पे थिकनिंग, प्लूरल थिकनिंग इफ्यूजन भी है, और एक इल डिफाइंड सी ओपेसिटी इन दी लेफ्ट लंग अपर लोब विद irregular margin। So this was a case of a lymphangitis carcinomatosis। रेटिकुलर पैटर्न अगर नोडुलर है, कोर्स है, तो सार्कोइड और lymphangitis carcinomatosis। ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली थी। तो हमने यूजुअल इंटरस्टिशियल नमूनिया में देखा बेसिलर प्रीडोमिनेंस, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस, हनीकॉम्बिंग, टिपिकल ऑफ यूआईपी, cause is unknown, idiopathic pulmonary fibrosis। NSIP, lower lobe, ground glass opacities, traction bronchiectasis, और उसके साथ स्क्लेरोडर्मा दिखा सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग नमोनिया, पेरिफेरल कंसोलिडेशंस, एटोल साइन, चेंजिंग देयर पोजीशंस, very good response with these steroids। RBILD and DIP are related with smoking। Upper lobe centrilobular nodules are seen in the RBILD, and in the lower lobes ground glass opacities with minimal reticulations is seen in the DIP। Clue is patient will be smoker। In LIP peri जो है वेस्कुलर सिस्ट मिलेंगी, साथ ग्राउंड ग्लास opacities। The clue is the history of Sjogren syndrome। डेड हमने देखा था एमाइड्रोन्स टॉक्सिसिटी में, और लास्ट इज hypersensitivity pneumonitis। It can be shown in the subacute phase as ground glass centrilobular nodules। It can also be shown as mosaic pattern, ear trapping, which is called Hedges sign। और उसके बाद chronic stages में in the upper lobe fibrosis और हनीकॉम्बिंग। तो ये सारे हमारे पास आज के केसेस थे। थैंक यू वेरी मच।